अवर्गीकृत आंकड़े के लिए माध्य विचलन, मानक विचलन और प्रसरण, इसके बारे में पढ़े हैं। उसके बाद में हम असतत श्रेणी या असतत बारंबारता बंटन जिसको कहा जाता है, इसके लिए भी प्रसरण, मानक विचलन, माध्य विचलन ये पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम सतत बारंबारता बंटन के लिए प्रसरण और मानक विचलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सतत बारंबारता बंटन होता क्या है। तो सतत बारंबारता बंटन का मतलब होता है कि आपके पास में जो आंकड़े दिए जाएंगे उसमें क्या रहेगा, वर्ग रहेगा और वर्ग के बाद में आपको आवृत्ति रहेगा। यानी यहाँ पर जो है जो आंकड़े होते हैं हमारे, उस आंकड़े में फैलाव जब बहुत ज्यादा होता है तब उसे हम व्यवस्थित करने के लिए उसे सतत बारंबारता बंटन के रूप में लिखते हैं। सपोज मान लीजिए एक क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों का हम 100 नंबर का टेस्ट लिए हैं। अब 100 नंबर की यदि हम उनका पेपर लेते हैं तो बच्चों की जो नंबर है वो 0 से लेकर के 100 तक के कुछ भी आ सकते हैं। अब इन सारे बच्चों के नंबर को यदि हम अवर्गीकृत श्रेणी के रूप में जमाना चाहेंगे तो हमको क्या करना होगा, हर बच्चे का नाम लिखेंगे और उसके सामने में हम उसके मार्क्स को लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा फैले हुए रहेंगे और उससे हम कोई रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब हम क्या करें, सेकंड हम कर सकते हैं कि उसे सतत बारंबारता बंटन के फॉर्म में चेंज कर दिया जाए। सतत बारंबारता बंटन के बारे में आपको बताई थी कि अगर मान लीजिए आप एक कॉलम बनाते हैं x और दूसरा कॉलम बनाते हैं f का, तो इस तरीके का जो बारंबारता बंटन होता है इसे हम कहते हैं असतत बारंबारता बंटन। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास 1 से लेकर के मतलब आपके जो पेपर लिया है वो 100 मार्क्स के हैं, तो आप 0 से लेकर के 100 तक के कुछ भी मार्क्स हो सकते हैं, हर बच्चे के मार्क्स अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0 मार्क्स कितने बच्चों का आया, 1 मार्क्स कितने बच्चों का आया, 2 मार्क्स कितने बच्चों का आया। तो इस तरीके से अगर हम उस जो आंकड़े दिए गए हैं उसे असतत बारंबारता बंटन के फॉर्म में भी लिखना चाहेंगे तो भी यहाँ पर हमें 0, 1, 2 से लेकर के 100 तक यानी कि 101 लाइन तक हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 100 नंबर का पेपर लिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम उसे असतत श्रेणी के फॉर्म में, असतत बारंबारता बंटन के फॉर्म में भी हम अपने आंकड़े को रखते हैं तो भी वो व्यवहारिक नहीं होता है। तब इस टाइप की जो सिचुएशन आती है जहां पर हमारे जो आंकड़े होते हैं वो बहुत फैले होते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नंबर है वो 0 से लेकर के 100 तक है ना, बहुत फैला हुआ है। तब इस टाइप के आंकड़ों को हमें प्रदर्शित करने के लिए क्या करना होता है, सतत बारंबारता बंटन के फॉर्म में इसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो मार्क्स हमने लिए हैं, 100 मार्क्स का हम पेपर लिए हैं, तो हम उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे खंडों में। कैसे, उसमें आपके जो आंकड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कितने वर्गांतर का खंड बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पर 0 से 10, 10 का यदि वर्गांतर बनाते हैं और इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं, वर्गों के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये हम 10th क्लास में पढ़े हुए हैं ना। तो यहाँ से हम लास्ट जाते हैं 90 to 100। तो हमारा जो काम है वो क्या हो रहा है, 10 लाइन में कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि 0 से 10 तक जो मार्क्स है, यानी इसमें 10 जो है वो क्या है, उसमें अपर लिमिट होता है, उसको वहां पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो 0 से 10 तक के मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, आवृत्ति लिखी जाती है। सपोज 5 बच्चे हैं, 10 से 20 मार्क्स वाले 10 बच्चे हैं, 20 से 30 वाले 13 बच्चे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ग लिखेंगे। वर्ग में हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर आया है और साथ ही साथ जो आवृत्ति वाला कॉलम है वो कितने बार वहां पर आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के जो आंकड़े होते हैं इसे हम कहते हैं सतत बारंबारता बंटन। सतत बारंबारता बंटन के लिए हम माध्य की वैल्यू किस तरीके से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माध्य से, माध्य के बाद माध्य विचलन, फिर प्रसरण, फिर मानक विचलन। ओके, तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपके पास जो सिंपल जो फॉर्मूला होता है जो हम असतत श्रेणी के लिए पढ़े हुए थे वो क्या था, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ये एक तरीका होता है माध्य ज्ञात करने का। ओके, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले की सहायता से यहाँ जो हम सतत बारंबारता बंटन दिया है उसके माध्य को ज्ञात कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको x जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देता, तो आप एक और कॉलम बनाते हैं और वहां पर आप लिखते हैं मध्यमान। मध्यमान किसका मध्यमान चाहिए होता है, इस वर्ग का मध्यमान, और इसको आप बना देते हैं x। आपको बहुत शॉर्टकट में मैं सारी चीजें समझा रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम करते क्या है, प्रोसेस बता रही हूँ आपको मैं। तो यदि आपको यहाँ पर सतत बारंबारता बंटन या वर्गीकृत आंकड़े दिए रहेंगे तो आप एक कॉलम बनाएंगे x का और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ करके उसे 2 से डिवाइड करेंगे
तो आपको बीचों बीच वाली वैल्यू मिल जाती है। जैसे जीरोस और 10 को आप प्लस करेंगे 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो बीचों बीच वाली वैल्यू 5 हो जाएगी। 10 और 30 के बीचों बीच वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ये सब जो वैल्यूज आ रही है 20 से 30 के बीच में 25 आएगी, तो इनके बीच में भी आपको 10-10 का अंतर मिलता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको x का एक कॉलम मिल जाता है, आवृत्ति यानी f का एक कॉलम आपको दिया हुआ है। तो अब ये वाली फॉर्मूले से x बार या जिसको कि हम समांतर माध्य या माध्य कहते हैं उसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है, ये हम जो है निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर परेशानी क्या होगी, जब आपके पास x की वैल्यू या f की वैल्यू, x खास तौर पे f तो जो है उसको हम कम नहीं कर पाते, x की वैल्यू जब बहुत बड़ी डिजिट आती है तब उस कंडीशन में हम यहाँ समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ के फॉर्मूले से जब माध्य निकालने की कोशिश करते हैं तो जो एफ एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स आती हैं, है ना, 3 अंक या 4 अंक के फॉर्म में आती हैं। देन उसका समेशन ज्ञात करने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तब इस टाइप की जब सिचुएशन आएगी तब हमारे पास लघु विधि होता है या पद विचलन विधि कह सकते हैं। तो पद विचलन विधि या लघु विधि की सहायता से हम यहाँ पर माध्य की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको शॉर्टकट में वापस रिवाइज करा रही हूँ। तो जब आपको आंकड़े बहुत ज्यादा बड़े दिए जाते हैं, एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेशन करना ज्यादा टफ होता है, या फिर आप बहुत शॉर्टकट में उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लघु विधि का यूज कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ माध्य के बारे में, ओके। अभी हम माध्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो माध्य के लिए लघु विधि का फॉर्मूला क्या होता है? लघु विधि के लिए आप क्या करेंगे कि जो एक्स वाली जो लाइन है उस एक्स वाली लाइन में से किसी भी एक बीचों बीच में से माना जाता है 45, 55, 65 इस तरीके से आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लगभग बीचों बीच वाली किसी एक वैल्यू को आप मान लेते हैं कल्पित माध्य, ए यानी कल्पित माध्य, ये आप मानेंगे। तो कल्पित माध्य मानेंगे, क्या फायदा होगा उससे, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक और कॉलम बनाएंगे और उसका हम नाम देंगे यू का। मैं लघु विधि समझा रही हूँ। यू यानी x माइनस ए अपॉन एच। एच का मतलब होता है वर्गांतर, h यानी वर्गांतर। वर्गांतर क्या होता है कि यहाँ पर जो वर्ग आपके पास बने हुए हैं इन वर्गों में कितना अंतर होता है उसे कहा जाता है वर्गांतर। जैसे ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल जो हम ले रहे हैं, यहाँ पर हमें वर्गांतर की वैल्यू मिल रही है 10। यहाँ पर सपोज हमने इसको कल्पित माध्य मान लिया, तो कल्पित माध्य की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 आ रही है। तो आप एक और नया कॉलम बनाते हैं u का। u में क्या रखेंगे आप, x माइनस ए अपॉन एच, यानी ये जो x आया हुआ है इस x में आप a को माइनस करेंगे। 5 में 45 माइनस करेंगे, -40 आएगा। -40 को आप h यानी 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपको -4 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर u की वैल्यू -4 मिलेगा, फिर -3, -2, -1, 0। तो इस तरीके से आपको जो u मिलता है वो बहुत छोटी छोटी डिजिट्स मिलती हैं। यहाँ पर आप x और u को कंपेयर करके देखिए, x क्या हो रहा था, बड़ी बड़ी संख्याएं मिल रही थी और सारी संख्याएं पॉजिटिव थी। तो यहाँ पर जब सारी संख्याएं पॉजिटिव थी और हम एफ एक्स की वैल्यू निकालते थे तो हमको जो है बहुत ज्यादा वहां पर जोड़ने की जरूरत पड़ती थी, फिर डिवाइड करने में भी हमको दिक्कत होती है। तो हम u जब निकाल रहे हैं तो u में कुछ चीजें निगेटिव होती है, कुछ चीजें पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर जो लघु विधि का फॉर्मूला होता है वो आपको मैं बता रही हूँ। लघु विधि के लिए हम जब x बार की वैल्यू को निकालते हैं, यानी माध्य की वैल्यू को निकालते हैं, तो ये होता है a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है लघु विधि के लिए माध्य ज्ञात करने का। तो इसमें आप u की वैल्यू समझ चुके, u यानी क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच, ये निकालेंगे। उसके बाद आप एफ यू का एक कॉलम तैयार करेंगे। तो एफ यू का और एक कॉलम हम यहाँ पर तैयार करते हैं। तो एफ यू के कॉलम में आपको क्या मिलेगा, ये u है और ये f है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसको सम करेंगे, समेशन यानी उसको आपको आपस में जोड़ना है, अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ आपको इस वाली लाइन से मिल जाता है इंटू एच। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, लघु विधि की सहायता से हम माध्य को किस तरीके से ज्ञात करेंगे।
तो लघु विधि की सहायता से बहुत ही आप कम टाइम में कम कैलकुलेशन से और सही माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। इसको यदि हम नॉर्मल मेथड से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, जब इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं हमारे पास और नॉर्मल मेथड से इसको अगर बनाएंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे लघु विधि से सॉल्व करने की। एग्जाम में यदि पूछता है कि आप माध्य ज्ञात कीजिए, तब आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको स्पेशल नहीं कहा गया कि आप इससे करिए या उससे करिए। ठीक है, 2-3 मेथड है, तो भी आप लघु विधि से कीजिए। या कभी कभी ये पूछा जाता है कि आप लघु विधि की सहायता से माध्य ज्ञात कीजिए, तो भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके पहले वाला जो वीडियो था इसमें हम इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। आज इसको बताने का उद्देश्य ये है कि आज की क्लास में हम जो ये हमारे पास जो सतत बारंबारता बंटन दिया हुआ है, इस सतत बारंबारता बंटन के लिए हम आज ज्ञात करने वाले हैं प्रसरण की वैल्यू। और प्रसरण जब ज्ञात हो जाता है तो उसके बाद हमको चाहिए मानक विचलन की वैल्यू। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रसरण और मानक विचलन। तो प्रसरण और मानक विचलन का ये जो थर्ड वाला टाइप का जो आंकड़ा दिया हुआ है हमारे पास सतत बारंबारता बंटन, ये हमारा बचा हुआ है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैं अवर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं या जिसको व्यक्तिगत श्रेणी कहा जाता है, उसके लिए प्रसरण और मानक विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है वो पढ़े हुए हैं। और साथ ही साथ जो असतत श्रेणी होता है, असतत श्रेणी याद रखेंगे जिसमें सिर्फ एक्स दिया रहेगा, एफ दिया रहेगा, ऐसे 2 कॉलम दिए रहते हैं, उसको बोलते हैं असतत श्रेणी। तो इसके लिए प्रसरण और मानक विचलन, ये दोनों श्रेणियों के लिए हम प्रसरण और मानक विचलन को पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक क्या है, जब आपके पास इस तरीके से सतत बारंबारता बंटन दिया जाएगा तो आप प्रसरण और मानक विचलन को किस तरीके से ज्ञात करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। प्रसरण के बारे में हम पढ़े हुए थे, प्रसरण क्या होता है। तो किसी भी जो आपको श्रेणी दिया जाएगा, कोई भी आंकड़े दिए जाएंगे, तो उस आंकड़े में जो माध्य ज्ञात होगा तो उसके पदों का माध्य से जो विचलन मिलता है, यानी x माइनस एक्स बार, माध्य क्या होता है x बार, तो x माइनस एक्स बार जो आपको मिलता है, तो इसके विचलनों के वर्गों का जो समांतर माध्य होगा उसे कहा जाता है प्रसरण। ओके, वेरिएंस बोलते हैं उसको। तो प्रसरण क्या होता है, किसी भी आंकड़े के लिए वो जो उस आंकड़ों का जो माध्य प्राप्त होगा, उस माध्य से उसके पदों के विचलनों के वर्गों का माध्य जो होता है उसे कहा जाता है प्रसरण। और मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको SD से प्रदर्शित करते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि प्रसरण का जो वर्गमूल होगा, इसका मतलब है कि आप जो प्रसरण की वैल्यू निकालेंगे उसका आप रूट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, मानक विचलन की वैल्यू मिल जाती है। तो इसको समझते हैं कि किस तरीके से हम सतत बारंबारता बंटन दिया जाएगा तो उसमें हम प्रसरण और मानक विचलन की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। यहाँ हम सतत बारंबारता बंटन किस तरीके से दिया जाता है उसके बारे में देखते हैं। एक तो हमें रहता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल यानी x1 माइनस x2, x2 माइनस x3, यानी समान अंतर में आपको नंबरिंग दिए रहते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से आपने देखा हुआ है। और सेकंड रहता है आवृत्ति, यानी उस अंतराल में कितने बार वो जो चीजें हैं वो रिपीट हुई है, यानी कितनी बार वो जो चीजें हैं वो आई हैं बारंबारता। तो ये आपको 2 खंड दिए जाते हैं सतत बारंबारता बंटन में। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो माध्य के लिए जो नॉर्मल उसका मेथड है एक्स बार, तो एक्स बार इक्वल टू होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एक्स के लिए आपको बताई थी, एक्स के लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ता है जहां पर आपको इन दोनों के माध्य को लिखना होता है। ये नॉर्मल मेथड की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रसरण की। तो प्रसरण का मतलब क्या होता है, प्रसरण से पहले आप जो है इसमें माध्य विचलन समझ लीजिए। माध्य विचलन पढ़ चुके हैं ना, हमारा जो सेकंड वीडियो था वो माध्य विचलन का था। तो माध्य विचलन यानी जिसको हम क्या कहते हैं, MD मीन डेविएशन से शो करते हैं, वो होता है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एफ। ये है मीन डेविएशन का फॉर्मूला, ये किए हुए हैं हम लोग। प्रसरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी आंकड़े में जो उसका माध्य होता है, उस माध्य से विचलनों के वर्गों का जो माध्य मिलेगा उसे कहा जाता है प्रसरण। तो प्रसरण को हम वेरिएंस एक्स से प्रदर्शित करते हैं या सिग्मा स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ, या जिसको कि हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे। समेशन एफ यानी कि कैपिटल एन है ना, यहाँ पे समेशन एफ को हम
जब फॉर्मूला लिखेंगे तो उसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है ना, लघु विधि इसके बाद हम देखने वाले हैं। या इसी को अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है जहां पर हम वेरिएंस एक्स की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जहां से आप वेरिएंस एक्स यानी कि प्रसरण की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। और यहां से अगर हम निकालना चाहते हैं मानक विचलन, मानक विचलन मतलब मानक विचलन जिसको कि स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है, एच डी से प्रदर्शित करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है कि आप इसमें वेरिएंस एक्स का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। वेरिएंस एक्स यानी आप इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो वर्गमूल के अंदर आप क्या लिखने वाले हैं, समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। या इसको जो है आप ऐसा लिख सकते हैं कि एन यदि कॉमन निकालना चाहें, यहाँ पर आपका फॉर्मूला तैयार है, आप इसी का यूज कर सकते हैं। या और इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो आप नीचे से एन कॉमन निकाल दीजिए। अगर आप नीचे से एन कॉमन निकालते हैं, रूट के अंदर क्या बचेगा, कि एन सिर्फ एन था, हम जब बाहर निकाल रहे हैं तो एन स्क्वायर यदि होता तो वो बाहर निकलता, तो आप एलसीएम लेके बाहर निकाल रहे हैं तो एन में से आप एन स्क्वायर कॉमन निकाल रहे, क्योंकि वो रूट के बाहर आया है, मतलब स्क्वायर होता तो बाहर निकल सकता था। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, एक एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन समेशन एफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे और माइनस समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपकी मर्जी है, आप कौन सा फॉर्मूला याद करना चाहते हैं, चाहे आप ये याद करिए या ये याद करिए। ठीक है, आप ये याद रखेंगे कि मानक विचलन का मतलब क्या होता है, जो वेरिएंस यानी प्रसरण होता है उसका रूट यदि आप निकाल रहे हैं तो मानक विचलन निकल जाता है। मानक विचलन और प्रसरण की वैल्यू हम कहाँ से ज्ञात करते हैं, हम माध्य से निकालते हैं। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल तरीका है। इसके बाद लघु विधि से भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वेरिएंस और मानक विचलन की वैल्यू को ज्ञात करेंगे जब हमारे पास जो है सतत बारंबारता बंटन दिया जाएगा। जब सतत बारंबारता बंटन दिया जाएगा तो उसमें लघु विधि के लिए देखिए माध्य, इसके पहले आपको मैं समझा चुकी हूँ, माध्य यानी एक्स बार की वैल्यू क्या करेंगे, ए प्लस समीशन एफ यू बाई समीशन एफ इंटू एच। यहाँ पर ए का मतलब होता है कल्पित माध्य और यू का मतलब क्या होता है, यू को भी समझ लीजिए, यू का मतलब होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। इसको हम प्रदर्शित करेंगे यू से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए यानी कल्पित माध्य प्लस एफ इंटू यू अपॉन समेशन एफ, समेशन एफ को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करने वाले हैं आगे के फॉर्मूले में, इंटू एच, एच का मतलब होता है वर्गांतर, यानी यहाँ पर जो वर्ग दिए गए हैं इन वर्गों के जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा है उसके बीच कितना अंतर होता है उसे हम एच से प्रदर्शित करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है माध्य का। प्रसरण यानी सिग्मा स्क्वायर जिसको कि वेरिएंस एक्स कहा जाता है। आप इसके सारे जो संकेत होते हैं वो याद रखेंगे ना, क्वेश्चन आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, प्रसरण ज्ञात कीजिए या सिग्मा स्क्वायर ज्ञात कीजिए, वेरिएंस एक्स ज्ञात कीजिए, तो आपको उसके संकेत मालूम होने चाहिए। तो आपको प्रसरण ज्ञात करना है, देन इसके लिए फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर, एच समझते हैं वर्गांतर, ब्रैकेट में होगा समेशन एफ यू स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ यू बाई एन का होल स्क्वायर। ओके, और मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको एच डी से प्रदर्शित करेंगे, हम जानते हैं वो होता है प्रसरण का वर्गमूल। तो इसकी वैल्यू एच स्क्वायर था, वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो एच हो जाएगा। एक फॉर्मूला याद किए देन आप इस सेकंड को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल में रखेंगे तो सिर्फ एच बचा और ये रूट के अंदर आपको मिलेगा समेशन एफ यू स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ यू बाई एन का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले होते हैं, आप अच्छे से इसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, माध्य का, प्रसरण का और मानक विचलन का। यदि हम लघु विधि की सहायता से ये सारी वैल्यूज को निकालते हैं तो बहुत कम कैलकुलेशन और बहुत कम गलतियां होती हैं, आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। सिर्फ इसके फॉर्मूले आप जो है बार बार लिख करके इसको याद रखिए, फॉर्मूले में आपको गलती नहीं करनी है। अब क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ में क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्य, प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें जो बारंबारता बंटन दिया हुआ है तो हम देख सकते हैं कैसा है, ये सतत बारंबारता बंटन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इसमें ज्ञात करना है माध्य। माध्य लिखते हैं तो माध्य का पहले फॉर्मूला लिखते हैं तो पता चलेगा हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है। माध्य यानी एक्स बार का फॉर्मूला होता है। अभी हम ये जो क्वेश्चन है इसे लघु विधि से सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये होता है ए प्लस समेशन एफ यू बाई समेशन एफ
इंटू एच। तो यहाँ पर आपको जरूरत है ए की, यू की, ठीक है, और एच की। तो सबसे पहले तो हम इसमें x की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि आपको वर्ग दिया हुआ है, x नहीं मालूम है। x का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर जो वर्ग दिया है इसका आपको मध्यमान चाहिए, या मध्य मूल कहते हैं, मध्यमान। इसको हम लिखेंगे x। ये f वाला कॉलम है, ये x वाला कॉलम बनेगा। तो इसमें 30 से 40 यानी 30 और 40 के बीचों बीच वाली वैल्यू चाहिए। तो अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो 30 और 40 होता है 70, 70 का आधा होता है 35। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35। और क्योंकि सभी के बीच में 10-10 का अंतर आ रहा है, तो जस्ट आप इसके नीचे लिख सकते हैं 35 के बाद 45 मिलेगा, फिर 55 मिलेगा, फिर 65 मिलेगा, फिर 75 मिलेगा, फिर 85 मिलेगा और फिर 95 मिलेगा। ठीक है, 10-10 का अंतर होता है। जितना अंतर यहाँ रहता है उतने ही अंतर आपको यहाँ मिल जाता है। अब आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ पर ए की। ए यानी होता है कल्पित माध्य। तो यहाँ पर जो x वाला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, इस x वाले कॉलम के लगभग बीचों बीच वैल्यू को आप a मानेंगे। किसी भी वैल्यू को आप a मान सकते हैं, बट बीचों बीच वाली वैल्यू को a मानने से आपको कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें आपकी निगेटिव में आ जाएंगी, कुछ चीजें पॉजिटिव में आ जाएंगी। ठीक है, तो वहां पर आपको जो है कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। किसी भी वैल्यू को आप a मान सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम किसको a मानेंगे, है ना। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर 65 लगभग बीचों बीच वैल्यू दिख रहा है, ऊपर 3 वैल्यू है, नीचे 3 वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिखते भी जाते हैं। कल्पित माध्य हम किसको माने हैं, कल्पित माध्य जिसको कि हम a से प्रदर्शित करते हैं, वो हम 65 को मान लिए। अब हमको a मिल चुका। अब हमको जरूरत है u की। u का मतलब क्या होता है, u का मतलब होता है x माइनस a अपॉन h। ये वाला हम एक कॉलम तैयार करते हैं, यानी आपको जो x दिया गया है, इस x में से a को माइनस करेंगे और उसे हम डिवाइड करेंगे h से। h को भी लिख लेते हैं, h का मतलब होता है वर्गांतर। वर्गांतर h, यहाँ पर वर्गांतर कितना दिखाई दे रहा है, 10-10 का अंतर है, यानी वर्गांतर की वैल्यू है यहाँ पर 10। तो हम क्या करेंगे, 35 में 65 माइनस करेंगे, कितना होगा, -30 होगा। -30 को किससे डिवाइड करेंगे, h यानी कि 10 से, तो -30/10 यानी कि -3। 45 से 65 माइनस करेंगे, -20 मिलेगा। -20 को h यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -2। तो ये लाइन से आपको ऐसा मिलता जाएगा, -3 -2 -1, यहाँ मिल जाएगा 0, यहाँ मिलेगा 1 2 और 3। ये हम सतत श्रेणी के लिए ले रहे हैं, इसलिए जो है आप डायरेक्ट लिख पा रहे हैं ना। अगर मान लीजिए इसी में आप असतत श्रेणी लेंगे, देन आपको यहाँ पर थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा कि माइनस करके क्या मिलने वाला है। सतत श्रेणी है तो सभी में अंतर समान रहता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख पा रहे हैं। अब हमें u मिल चुका। u के बाद हमें जरूरत पड़ने वाली है f u की। तो एक कॉलम तैयार करते हैं f u का। f u यानी आप ये f दिया है और ये u दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम तैयार किए हैं। तो 3 तिया 9, ये ऋण 9 हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये हो गया ऋण 12, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 8, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। फिर इसको क्या करना है, समेशन करना है। तो ठीक है, यहाँ पर हम समेशन करते हैं। तो समेशन एफ यू की वैल्यू, इसको जोड़ के देखते हैं तो कुछ चीजें इसकी निगेटिव है, कुछ चीजें पॉजिटिव है। निगेटिव कितना है इसका, तो ये हो रहा है, ये 26 हुआ, 14 और 12 -26 हुआ, -26 और -9 -35। तो यहाँ से यहाँ तक आपको मिल रहा है -35। कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ से 6 और 6 12, 12 8 20। 20 कैसा है, पॉजिटिव में आ रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिल रहा है -15। तो समेशन एफ यू की वैल्यू आपको मिल रही है -15। ओके, समेशन एफ भी चाहिए जिसको कि हम एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी एफ वाली लाइन को भी हम जोड़ते हैं और समेशन एफ की वैल्यू को यहाँ पर निकालते हैं। समेशन एफ जोड़ के देखें, 7 और 3 10, 10 20 2 22, 22 5 27, 10 37, 37 और 8 45, 46 47 48 49 और 50। तो समेशन एफ की वैल्यू आ रही है 50। तो एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू 65 प्लस समेशन एफ यू की वैल्यू आई है -15 अपॉन 50 इंटू एच की वैल्यू है 10। सारी वैल्यूज लिख लिए। एक्स बार इक्वल टू 65, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दिया 15,
ये -3 मिला है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया तो कितना आ रहा है ये 62। एक आंसर आपको मिल गया। हमें माध्य ज्ञात करना था, माध्य की वैल्यू हमको 62 मिल चुका। सेकेंड हमें इसमें ज्ञात करना है प्रसरण। प्रसरण का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर ब्रैकेट में समेशन एफ यू स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ यू बाई एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है प्रसरण के लिए। अब प्रसरण ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है। समेशन एफ यू चाहिए तो एफ यू का हमें कॉलम बना चुके हैं। समेशन एफ यू स्क्वायर चाहिए तो ये कॉलम हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो एक और कॉलम यहाँ पे तैयार करते हैं किसका, एफ यू स्क्वायर का। एफ यू स्क्वायर यानी आप क्या करेंगे, जो u मिला हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे और उसे आप f से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर u स्क्वायर है, ये वाला लाइन है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 तो 9 इंटू 3 हो जाएगा 27, -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 28, -1 का स्क्वायर 1 इंटू 12 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8 यानी 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 हो गया। यहाँ पर हम तैयार करते हैं समेशन एफ यू स्क्वायर, तो इसको जोड़ते हैं कितना हो रहा है ये, तो ये हो रहा है 10 20 30 38 40 50 60 70 80 90 100 105। तो इसकी वैल्यू हमको मिल जा रही है 105। अब प्रसरण के लिए फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। ये है एच स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है एफ यू स्क्वायर यानी ये है 105 अपॉन एन। तो एन की वैल्यू हम देखते हैं, एन की वैल्यू हमको मिली हुई है 50, तो अपॉन एन यानी ये 50 हो जाएगा माइनस एफ यू माइनस 50 बाई एन यानी 50 का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू 100। यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये कैंसिल होगा 5 से, तो ये नीचे 10 आएगा, ऊपर आ जाएगा 21 माइनस यहाँ से ये 3 टाइम कैंसिल होगा, ये 10 टाइम कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 100। देन 100 बाहर है, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम की वैल्यू 100 आ गया है, ये हो गया 210 माइनस 9। ये दोनों 100 कैंसिल हो जाएगा, 210 माइनस 9 करते हैं तो हमको मिलता है 201। तो सेकेंड आंसर भी हमको मिल गया। सेकेंड आंसर हमको प्रसरण यानी जिसको वेरिएंस एक्स कहा जाता है या जिसको सिग्मा स्क्वायर से भी हम प्रदर्शित करते हैं, उसकी वैल्यू हमको मिल जा रहा है 201। अब थर्ड चीज हमें चाहिए, इसमें प्रसरण तो मिल चुका, थर्ड चीज चाहिए मानक विचलन। मानक विचलन यानी जिसको कि सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये क्या होता है, ये होता है अंडर रूट वेरिएंस एक्स की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, 201 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ध्यान रखेंगे आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आप 201 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जो हम लास्ट एक वीडियो में मैं आपको सिखाई थी कि सतत विभाजन विधि से हम किस तरीके से वर्गमूल की वैल्यू को ज्ञात करते हैं, तो आप उसी तरीके से 201 का सतत विभाजन से वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आपको इसमें सिग्मा की वैल्यू मिल जाती है। एक बार और आपको मैं वो रिपीट करा दे रही हूँ। 201 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ से पीछे से हम जोड़ी बनाना चालू करते हैं इकाई दहाई से। ये नंबर आपका एक्स्ट्रा बच गया है। एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर आपको 2 या 2 से एक छोटी संख्या मिल जाएगी। अगर आप 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा। 1 लेते हैं, 1 एकम 1, इसको घटा देंगे, 2 में 1 घटा दिए, 1 बचा। ठीक है, अगली संख्या या अगले पेयर को उतारते हैं हम, 0 1 को पूरा उतार दिए, 1 से मल्टीप्लाई किए थे तो 1 आपको प्लस करना होगा। 1 और 1 कितना होता है 2। अब इस 2 के सामने आपको एक ऐसी संख्या रखनी है, ऐसा अंक लिखना है कि आप उसके साथ में अगर मल्टीप्लाई करते हैं देन आपको 101 या उससे छोटी संख्या मिल जाती है। यदि आप 2 के सामने 5 लिखेंगे देन आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 125 ज्यादा हो गया। तो आप क्या करें, 2 के सामने क्या रख दें, उससे थोड़ा छोटा अंक रखते हैं, 4 रखते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 4 रखें, 4 से गुणा किए, 96 मिला। फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11 में 6 हो गया, 5 आ गया और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे और कोई संख्या नहीं बची है, पॉइंट लगा सकते हैं।
पॉइंट लगाएंगे, देन आपको डबल जीरो उतारना है। हमेशा ध्यान रखिएगा सतत विभाजन विधि में जो है, जब कभी भी आपको ऊपर से संख्याएं लानी है या पॉइंट के बाद जीरो लिखना है, तो हमेशा संख्याएं या जो जीरो होते हैं वो पेयर में आते हैं, जोड़ियों में आते हैं, ठीक है। एक साथ आप 2 जीरो उतारेंगे। यहाँ पर भी देखिए एक साथ आप 2 अंक को नीचे लिए थे। अब क्या करेंगे, ये 4 से मल्टीप्लाई किए थे, 4 से आप जोड़ दीजिए इसको, तो ये 28 हो गया। 28 के सामने आप एक ऐसी संख्या रखेंगे कि आप उसी से मल्टीप्लाई करेंगे उसे, तो 500 या उससे कम मिलेगा। 28 के सामने यदि हम 2 रखते हैं, देन ये क्या हो जाएगा, ये 560-65 के आसपास कुछ मिलेगा, ज्यादा मिलता है। तो हम क्या रखेंगे, इसके सामने 1 रखेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 281। तो यही प्रोसेस आपको बार बार करना है। आपको 14.1 मिल रहा है लगभग, इसके बाद भी और संख्याएं मिलेंगी तो 14.1। मैं आपको यहीं तक आंसर लिख के दे रही हूँ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, 14.1। तो आपको जब सतत सतत आवंटन दिया है, सतत आवृत्ति दी हुई है, सतत आवृत्ति में आपको माध्य ज्ञात करना है, प्रसरण ज्ञात करना है या मानक विचलन ज्ञात करना है, तो आप लघु विधि का यूज करेंगे तो बहुत कम कैलकुलेशन में देख सकते हैं। यहाँ पर जब हम इसका कैलकुलेशन कर रहे थे तो क्योंकि हम क्या किए थे, x माइनस ए अपॉन एच कर दिए थे, तो ये जो संख्याएं आपको प्राप्त हो रही थी कुछ निगेटिव थी, कुछ पॉजिटिव थी और संख्याएं काफी छोटी हो चुकी थी। यहाँ आप x को देखिए, x की जो संख्याएं हैं वो काफी बड़ी बड़ी हैं, उसके कंपेयर में अगर हम देखते हैं तो हमको संख्याएं छोटी मिल जाती हैं। तो आप लघु विधि की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यदि एग्जाम में आता है देन आप कोशिश करेंगे कि आप इस मेथड से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करें।